ये कार्बोनेट की लेयर हो गया, ठीक है, ऑलरेडी कार्बन की एक लेयर, ठीक है, कार्बोनेट की एक लेयर क्या हुआ, कॉपर के ऊपर लग गई, राइट। तो अभी रस्टिंग जो ऑक्साइड स्टेट में कॉपर कन्वर्ट होना मुश्किल हो जाता। तो प्लस आप ये भी बात बोल सकते हैं कि ये जो कार्बोनेट है सर, कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन है कॉपर के ऊपर एक लेयर जो बन रही, वो रस्टिंग यानी कि ऑक्साइड स्टेट में कन्वर्ट होने भी नहीं दे रही उसको। इज दैट क्लियर? इसलिए आप देखते हैं कि पुराने जो कॉपर की चीजें रहती है वो ग्रीन कलर की रहती है, ठीक है। जो स्टैच्यूज रहते हैं, जो कॉपर के बने हुए स्टैच्यूज है, वो भी ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर के, क्यों? क्योंकि कार्बोनेट के रिएक्शन की वजह से, वो कार्बोनेट की एक लेयर बनने की वजह से, ठीक है। सो हमेशा याद रखिए, कॉपर में जो ग्रीन कलर रहता है वो कार्बोनेट फॉर्म होने की वजह से होता। और वो कार्बोनेट फॉर्म किसकी, वो कौन सी गैस के रिएक्शन की वजह से होता, बोलिए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके। ओके, व 12th क्वेश्चन इज, विक बर्न्स ड्यू टू, विक किसको बोलते हैं मालूम? व्हाट इज विक? कैंडल देखिए सब लोग, कैंडल, कैंडल के ऊपर एक धागा आता, राइट। कैंडल के ऊपर एक धागा था, उसको बोला जाता विक, ठीक है, विक उसको बोला जाता। तो ये बर्न होता, देखते ना कभी कभी कैंडल आप बर्न करते, कैंडल को जलाने के बाद आप जो वहां पर फ्लेम आउट करते, जो कैंडल की फ्लेम रहती है वो विक बर्न होने की वजह से ही होती। तो क्या वो धागा जो रहता उसको जलाने की वजह से इतनी देर तक फ्लेम जल रही क्या? नहीं, वो कैंडल का जो आप वहां पर लूप है उसकी वजह से लग रहा। सीधी बात है, वो फ्यूल है। कैंडल के अतराफ में जो आपको मोम दिख रहा, ठीक है, वो एज अ फ्यूल की तरह जो सो बिहेव करता। विक जो है वो सपोर्ट करता। तो कौन से रिएक्शन, क्वेश्चन देखिए, विक बर्न्स ड्यू टू, विक किसकी वजह से, ठीक है, बर्न होता, जलता किसकी वजह से? एक रिएक्शन है जिसको अपन कैपिलरी रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उस रिएक्शन को? कैपिलरी रिएक्शन बोलेंगे। दैट इज ऑप्शन बी, ये हमारा करेक्ट। सर व्हाट इज कैपिलरी रिएक्शन? जितना फ्यूल रहता ना, ठीक है, वो फ्यूल क्या होता, उस धागे में जो सो ऑब्जर्व होता था। फॉर एग्जाम्पल पुराने चिराग देखे हम, पुराने चिराग में भी कॉटन की जो रहती ना, कॉटन की लिप को हम क्या करते थे, उसके अंदर डिप करते थे, डिप करके कॉटन के उसको जो सो जलाते थे, तो वो लंबे टाइम तक, ठीक है, जलता था। स्पेशली दिए, दिए जो रहते नॉर्मल, ठीक है, दीपावली के लिए जो यूज किए जाते दिए, वो दियों में भी जैसे देखते हैं आप, घी भरते हैं उसमें, उसके बाद फिर उसमें भी कॉटन जैसे लगाया जाता, जलाया जाता, तो वो भी लंबे टाइम तक जलता। तो होता क्या, वो कॉटन जल रहा, वो कॉटन जलने की वजह से कुछ नहीं हो रहा हो, ठीक है, उसके अंदर एक रिएक्शन और आज जो कि जो कैपिलरी रिएक्शन है, जो कंटिन्यूस क्या कर रहा, पोर्स, छोटे छोटे पोर्स जो रहते हैं ना, ठीक है, वो कैपिलरी स्पोर्ट्स के थ्रू क्या करता, फ्यूल को ऑब्जर्व करते रहता, जिसकी वजह से कंटिन्यूस फ्लेम चलते रहते। कंटिन्यूस फ्लेम क्या होती रहती, बोलिए? जलते रहती, ठीक है। तो वो रिएक्शन का नाम है कैपिलरी रिएक्शन, ऑप्शन बी विच इज करेक्ट, ठीक है। और ये कैपिलरी रिएक्शन की वजह से कंटिन्यूस फ्लेम ऑफ कैंडल भी आपको देखने को मिलती। ओके, अब 13 क्वेश्चन, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ की रोटेशन का डायरेक्शन पूछ रहा, ठीक है। अर्थ जो है वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ डायरेक्ट करता है। कहां, कैसा हम करेंगे, बोलिए? वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम दिस डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से ऐसा रिवॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज सन, तो वो कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, ठीक है। यू कैन से दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या है, बोलिए? ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अर्थ का जो डायरेक्शन है सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता, ठीक है। अगर हम पोल्स के हिसाब से डायरेक्शन बोलेंगे तो इट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए आप ईस्ट क्या बोले? सूरज देखते हैं, ईस्ट में सूरज को राइज होते हैं, हाँ। क्योंकि ये फ्लिक कर रहा है इस तरीके से, क्योंकि जिस जगह वो फ्लिक करेगा उस हाँ। तरीके से सन का फेस हो जाता। हम्म। क्या हो जाता, बोलिए? वहां पर सन का फेस हो जाता। अब सन का फेस जहां पर होगा वो साइड डे हो जाता, और नेक्स्ट यहाँ पर डार्क है, ये साइड नाइट हो जाता, ठीक है। डे एंड नाइट का फिनोमेना भी है ये। तो अर्थ का डायरेक्शन अच्छे से हमेशा याद रखिए, ठीक है, वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रिवॉल्व करता। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, साइंटिफिक टर्म्स में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं हम। जरा एक बार डायरेक्शन अच्छा देखिए, जिस तरीके से अर्थ रिवॉल्व कर रहा कुछ इस तरीके से, पहले दो, ठीक है, 2, 1, 12, 11, घड़ी में जैसे पहले दो के बाद एक बजते क्या, एक के बाद दो बजते, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज इसीलिए बोल रहे हैं, उल्टा, राइट, उल्टा मूव करता है फ्रॉम, और रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वेस्ट टू ईस्ट, द डायरेक्शन ऑफ अर्थ। अर्थ जो डायरेक्शन है अर्थ का सन के रिवॉल्व रिवॉल्व करने का, वो वेस्ट टू ईस्ट है पोल्स के हिसाब से। साइंटिफिकली अगर पूछा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलना, ठीक है, कॉमा लिख लीजिए इसके बाजू, एंटी क्लॉकवाइज बोल के भी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूं।
ओके, ये बात सबको मालूम है ना? अर्थ सिर्फ एक बार फ्लिक होने के लिए, यानी कि एक ही बार ऐसा घूमने के लिए कितने टाइम लगता है उसको? 24 आवर्स लगते हैं उसको। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर, एक ही एक्सेस पर रह के रिवॉल्व, एक ही पॉइंट पर रिवॉल्व करने के लिए उसको 24 आवर्स का टाइम लगता। और एक कंप्लीट रोटेशन, पूरा जो एक्सेस का करने के लिए कितना टाइम लगता बोलिए? 365 डेज लगते हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट, यस, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करके फिर उसी पॉइंट पर पहुंचे तक अर्थ को एक सिंगल रोटेशन के लिए, ठीक है, 365 डेज लगते। ओके, चलिए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए, किसी को कॉपी करना है? यस। सो 14th क्वेश्चन, स्काई appears ब्लू ड्यू टू, ये बात सबको मालूम है, स्कैटरिंग फेनोमेना। व्हाट इज स्कैटरिंग फेनोमेना? डिस्पर्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सुनिए, आप लोग की कभी देखे आप आसमान ब्लू कलर का दिखता? ठीक है, कि अब सनसेट या सनराइज होता तो रेड कलर का दिखता, ऑरेंज कलर का भी दिखता। तो ये मल्टीपल कलर्स किसकी वजह से हो रहे हैं? कौन से फिनोमेना की वजह से हो रहे हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय सीवी रमन। ठीक है, स्कैटरिंग का फिनोमेना एक्सप्लेन करने वाले हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ही है, जिनका नाम सीवी रमन है, जिसको पहली बार ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज इज सीवी रमन। ठीक है, स्कैटरिंग, ये एटम के स्कैटरिंग बिहेवियर को एक्सप्लेन करे उन्होंने। ठीक है, जिसको चलते पर उनको एक नोबेल प्राइज भी दिया गया, और इंडिया के फर्स्ट साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला, वो सीवी रमन ही थे। ओके, सो स्कैटरिंग में होता क्या अक्सर? लाइट ब्रेक डाउन होती। ठीक है, हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मल्टीपल एटम्स जैसा हमारे पास एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, और एनवायरमेंट में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। तो लाइट के साथ हर एक एटम के, हर गैस का बिहेवियर अलग अलग रहता। फॉर एग्जाम्पल, वो स्ट्रीट लाइट्स देखे आप लोग, पहले के टाइम के स्ट्रीट लाइट्स, जो कि ऑरेंज कलर के स्ट्रीट लाइट्स रहते थे। अभी बल्ब आते हैं ना, सूर्या बल्ब, ठीक है, उसमें भी ऑरेंज कलर की फ्लेम आउट होती है। अभी तो कंप्लीटली एलईडी शिफ्ट हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड शिफ्ट हो गया, एलईडी के यूज कर रहे हैं। आज के बल्ब्स रहने दो, ट्यूबलाइट्स रहने दो, एलईडी के यूज कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो स्ट्रीट लाइट्स पर यूज किया जाते थे वो सोडियम के बल्ब्स थे। तो सोडियम एटम वो एटम है जो कि, ठीक है, ऑरेंज कलर डिस्पैच करता जब कभी भी लाइट ऑब्जर्व करता। इसलिए आप देखते स्ट्रीट लाइट्स में ऑरेंज कलर की लाइट थी पहले, लेकिन अभी कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। ठीक है, हीलियम को अगर देखेंगे आप तो वो ब्लू कलर की लाइट में आता। ठीक है, तो मल्टीपल एटम्स, में बोलना ये चाह रहा हूं कि एनर्जी जो है वो अलग अलग कलर्स में एमिट करते हैं वो लोग, डिपेंडिंग अपॉन इट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक व्हाइट लाइट, सूरज के पास से जो लाइट आ रही है हम आपको, वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पैच होती। ठीक है, किस तरीके से? क्योंकि सूरज के से जो लाइट आ रही है हमारे पास, सनरेज में जो लाइट का कलर है वो व्हाइट कलर है। क्या कलर है बोलिए? व्हाइट कलर है। और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का फिनोमेना भी आप पढ़े सो है। ठीक है, डिस्पर्शन की वजह से होता। तो ये व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पैच कर सकती। ठीक है, एक व्हाइट लाइट जब 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पैच करती है, उस फिनोमेना को डिस्पर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम बोलिए? डिस्पर्शन बोलते हैं। वो 7 कलर्स विबग्योर है। ये है वो 7 कलर्स जिसका शॉर्ट फॉर्म विबग्योर बोल के लिखते हैं हम। वी फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। लेकिन यहां पर सब लोग रेनबो बनते हुए देखे, सब लोग नेचुरल फॉर्म ऑफ रेनबो सब लोग देखे, क्या 7 कलर्स दिखे कभी किसी को? नहीं दिखे। नहीं सर। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता। किसके ऊपर डिपेंड करता है बोलिए? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, और रेनबो अगर शार्प फॉर्म होना है, ब्राइट और शार्प फॉर्म होना है, तो एंगल याद रखिए 42 डिग्रीज का रहना। कितने डिग्रीज का एंगल रहना बोलिए? 42 डिग्रीज का है ना मिनिमम। उस टाइम पे भी आपको 4 से 5 इंच कलर दिखते। ठीक है, रेड कलर हर बार दिखता है, गौर करें आप। ठीक है, वो क्योंकि कम बेंड होता, उसका बेंडिंग जो रेशियो है वो बहुत कम है। और वॉयलेट कलर जो सो बहुत रेयर। ठीक है, क्योंकि वॉयलेट बहुत ज्यादा बेंड हो जाता। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इट फ्रीक्वेंसी, लाइट के रेस के फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से कलर्स क्या होते हैं रेनबो में, डिस्पेंस करते। उसी तरीके से हम ये बोलेंगे कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर, क्योंकि ब्लू की जो वेवलेंथ है, ब्लू की वेवलेंथ शॉर्ट वेवलेंथ है, और जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट रहती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम रहती, यानी कि लंबे लंबे वेव। अभी कभी देखे होंगे आप लाइट के वेवलेंथ को किस तरीके से मापा जाता। ये वेव्स है, राइट? हाइयर एम्पलीट्यूड, लोअर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम रहती,
ठीक है, जिस भी आप बोल सकते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम रहती उसका वेव बड़ा रहता, उसका वेव क्या रहता, कंटिन्यूअस लॉन्ग वेव्स रहते। ठीक है, और ये लॉन्ग वेव्स ही क्या करते मालूम है, हर तरफ डिस्पेंस होते हुए दिखते, इसलिए ब्लू कलर आपको बहुत कॉमन दिखता। ठीक है, स्काई अपियर्स ब्लू, दैट्स व्हाट। वाटर का कलर कौन सा है बोलिए, वाटर का कलर कलरलेस है, लेकिन जब आप ओशंस में सीस में देखते कौन सा कलर का दिखता, ब्लू ब्लू कलर। कलर, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग फिनोमेना, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग फिनोमेना। ये भी बात जरा जहन में रखिए, क्योंकि आप सिंपली है वाटर का कोई कलर नहीं है, हम कल ही बात करें इसके ऊपर, कलरलेस टेस्टलेस। ठीक है, एंड इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी बात जरा जहन में रखिए। सो ऑप्शन सी स्कैटरिंग फिनोमेना, स्काई जो अपीयर होता है ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, ये बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग में मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लाइट को ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से अलग अलग कलर्स उस टाइम पे डिस्पेंस करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, उस फिनोमेना को हम स्कैटरिंग बोलेंगे। सो ऑप्शन सी यहां पर वही है, ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से ब्लू सबसे ज्यादा दिखता। ब्लू लाइट स्कैटर मोर बिकॉज इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ, और जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ रहेंगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम रहेंगी, यानी कि वेव्स बहुत अच्छे खासे ज्यादा रहेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपको इसके एम्पलीट्यूड की वजह से कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ ब्लू कलर आपको विजिबल दिखता स्काई पर। ओके, और 15th क्वेश्चन, प्रेशर कुकर कुक्स फूड, ठीक है, कुक फूड ये भी फास्टर बिकॉज, प्रेशर कुकर जो रहता कुकर, ठीक है, कुकर के अंदर खाना जो रहता है वो जल्दी पकता क्यों बोल के पूछ रहा, हाई प्रेशर, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, प्रेशर हाइब्रिड। कुकर, उसका नाम ही प्रेशर कुकर है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में होता क्या मालूम, आप ये प्रेशर कुकर में क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप क्या करते हो, बंद कर देते हो उसको, क्या कर देते टोटली क्लोज कर देते, और हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं आप, टोटली आप क्या कर रहे हो उसको क्लोज कर, यानी कि एयर जाने की यानी कि स्पेस कहीं से है क्या, नहीं, एनवायरमेंट को आप क्या कर रहे हैं, फिक्स कर दे रहे। ठीक है, टोटली इस कंटेनर को क्लोज कर दे रहे, क्लोज करने की वजह से ना हीट बाहर जा सक रही, ना जो गैसेस बन रहे हैं वो गैसेस भी बाहर नहीं जा सक रहे, वो गैसेस जो आप हीट करने की वजह से बन रहे हैं उस कुकर के अंदर, इसलिए प्रेशर क्रिएट हो रहा। ये रिमेंबर दिस एवरीवन, प्रेशर कुकर क्यों बुलाया था, क्योंकि प्रेशर कुकर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा, आप हीट कर रहे हो उसको जब कभी भी। ठीक है, व्हेन वी आर हीटिंग द apparatus, आप उस कंटेनर को जब हीट कर रहे हैं तो प्रेशर कुकर क्या करता बोलिए, वो ठीक है हीट की वजह से जितना भी मैटर उसके अंदर है वो लिक्विड फॉर्म से क्या होता, वेपराइज स्टेट में होता। तो वेपराइज स्टेट में नहीं, गैसेस क्रिएट्स प्रेशर, जो गैसेस उसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उन लोगों को बाहर जाने का कोई रास्ता है नहीं। तो वही फिक्स्ड टेम्परेचर पर क्या होता, कुक फूड क्या होता आपका, जल्दी पक जाता। एक तो जो पीछे से भी हीट प्रोवाइड करे, और ऊपर गैसेस जो है उन लोगों के पास भी फिक्स्ड टेम्परेचर है, जिसकी वजह से खाना बहुत जल्दी पक जाता। सो बिकॉज ऑफ प्रेशर कुकर कुक्स फास्टर बिकॉज इट हैज हाई प्रेशर, इट हैज हाई प्रेशर। ओके, ओके, इन माउंटेन्स वाटर बॉयल एट, ठीक है, माउंटेन्स यानी कि पहाड़ी इलाकों पर देखे होंगे आप, जो पानी जो है सो है वाटर, ठीक है, बोलिए, हाइयर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, आई थिंक लोअर टेम्परेचर, यस, ठीक है, इन माउंटेन्स वाटर बॉइल्ड एट लोअर टेम्परेचर, क्यों बोल सकते हैं आप, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है बोलिए, 100 डिग्रीज। 100 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। वाटर स्टार्ट बॉइलिंग यानी कि वाटर जो बॉइल होना स्टार्ट होता है वो कितने टेम्परेचर रीच करने के बाद, 100 डिग्री सेल्सियस रीच करने के बाद वाटर बॉइल करना स्टार्ट होता। लेकिन जो माउंटेन्स वाला एरिया रहता है हाइयर एम्पलीट्यूड वाला, ठीक है, एज वी आर सेइंग हाइयर एम्पलीट्यूड हाइट्स, ठीक है, जब ऊंची वाली जगहों पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता, कम होता बोलते ऐसा नहीं सर 100 से डायरेक्ट 50-40 हो जाता क्या, नहीं, वो अप्रोक्सीमेटली 90 होता है, 10 डिग्रीज का ही फर्क आता। ठीक है, अगर हम बोलेंगे माउंटेन्स पर वाटर का बॉइलिंग जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री है, कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाता, लेकिन टेम्परेचर लो रहता, टेम्परेचर लो होता बॉइलिंग पॉइंट का, 100 डिग्री पर जहां पर बॉयल होना है 90 डिग्री पर बॉयल होता है ड्यू टू प्रेशर। रिमेंबर दिस एवरीवन। ठीक है, जब हम नॉर्मल बेस लेवल पर काम कर रहे हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, तो हमारे जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लगता है उसके ऊपर, वो प्रेशर को ओवरकम करना सबसे पहले टेम्परेचर यानी कि एयर जो है, एयर रेसिस्ट करती।
ठीक है, ये एयर रेसिस्ट जो कर रही है उसको तो पहले ओवरकम करना, नेक्स्ट उसके बाद फिर वाटर बॉईल होना। लेकिन हाइयर एम्पलीट्यूड पर क्या हो जाता, प्रेशर लो हो जाता। प्रेशर क्या हो जाता बोलिए, लो हो जाता, जिसकी वजह से हमको एक एडवांटेज, एक और वहां पर प्लस पॉइंट ये मिलता कि जो टेम्परेचर है वो कम टेम्परेचर में भी वाटर क्या हो जाता, बॉयल होता। ऐसा कोई बड़ा फर्क नहीं आता, 90 डिग्री यानी कि 10 डिग्रीज का जो सो फर्क आता बस। एग्जैक्ट एवरीवन, कोई अगर पूछे आपको माउंटेन्स पर क्यों वाटर 90 डिग्री पे भी बॉयल हो जाता, बोलते ड्यू टू लो प्रेशर, प्रेशर कम होने की वजह से होता हो। ठीक है, और हाइयर एम्पलीट्यूड्स पे हमेशा प्रेशर लो ही रहता एज कंपेयरिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल या लैंड लेवल पर अलग रहता। ठीक है, सो ऑप्शन बी, लो टेम्परेचर। ठीक है, वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होता लो टेम्परेचर पर भी। ठीक है, एज द एम्पलीट्यूड यानी कि हाइट, एज द हाइट इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। ये बात लिख लीजिए बाजू, एज द हाइट इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीजेस। तो एयर का रेसिस्ट नहीं है वहां पर, प्रेशर का रेसिस्ट नहीं है, प्रेशर डिक्रीजेस। ओके, यहाँ पर वही है, प्रेशर इज लो एट हाई टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, कुकिंग टेक फास्ट। ओके, सो 17th क्वेश्चन, लॉन्ग वेवलेंथ स्पेशली रेडियो वेव्स हैव। ठीक है, इधर अच्छा समझिए, रेडियो वेव्स, स्पेशली रेडियो वेव्स में देखिए कभी आप रेडियोस यूज करते वक्त में, ठीक है, एडजस्टमेंट्स करते थे हम लोग, राइट। तो सिग्नल्स जाना रहता आयोनस्फीयर तक। ठीक है, आयोनोस्फीयर एक स्फीयर है, ठीक है, अर्थ की सर्फेस 6000 से लेके 6000 किलोमीटर या 600 टू लेके 6000 किलोमीटर ऊपर की तरफ। ठीक है, उसका जो बिगिनिंग है, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है हमारे पास, राइट। तो आयोनोस्फीयर भी एक लेयर है जो 6000 किलोमीटर के ऊपर से स्टार्ट होता। ठीक है, 6000 किलोमीटर या 600 किलोमीटर की रेंज से वो क्या होता है, 600 किलोमीटर टू 6000। ठीक है, इस रेंज से स्टार्ट होता उन्हें। तो अगर इतने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो वेवलेंथ शॉर्ट रहना या लॉन्ग रहना, बोलिए, वेवलेंथ शॉर्ट रहना लॉन्ग रहना, लॉन्ग वेवलेंथ, वेवलेंथ शुड बी लॉन्ग। तो किस जगह पर बोलेंगे, देखिए, सो व्हेन द वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ रेडियो वेव्स हैव लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कम रही तो वेवलेंथ क्या हो जाती, बोलिए, लॉन्ग हो जाती, एज दे वर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे हम, बोलिए इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, वेवलेंथ बढ़ जाती। अगर वेवलेंथ बढ़ रही, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो फिर वेवलेंथ कम हो जाती। ये दोनों तरह डिपेंडेबल, याद रखिए। यहां पर ऑलरेडी दिया, लॉन्ग वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि देवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब कभी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी वेवलेंथ कम हो जाएंगी, अगर वेवलेंथ बढ़ रही तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाना है, बोलिए, कम हो, यानी कि एक पैरामीटर बढ़ रहा तो दूसरा कम हो जाना, इनवर्स, उल्टा। ठीक है, वाइस वर्सा आप बोल सकते हैं, उल्टा है। ठीक है, सो ये बात याद रखिए, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं हम, जो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, लैम्डा, ठीक है, फॉर वेवलेंथ, लैम्डा फॉर वेवलेंथ। सो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये इक्वेशन वाइज आप लिख सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है, सो बिकॉज लॉन्ग वेवलेंथ रेडियो वेव्स हैव लो फ्रीक्वेंसी, इसीलिए सिग्नल्स आप देखते कहीं पर भी रेडियो का सिग्नल आ जाता। ठीक है, रेडियो का सिग्नल आप देखते थोड़ा ही एडजस्टमेंट, अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को एडजस्ट कर दिए तो आपको सिग्नल्स आना स्टार्ट हो जाते। ओके, ये इक्वेशन जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको रिलेट करना है, दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। नीचे लिख लीजिए, एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, as the wavelength increases frequency decreases, as the wavelength increases frequency decreases। उसको ऑपोजिट भी लिख सकते हैं आप, as the frequency increases wavelength decreases, क्योंकि एक दूसरे से ऑपोजिट है ये दोनों। ओके, ओके, यहां पर दिया देखो, रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम आयोनोस्फीयर। ओके, और 18th क्वेश्चन, आइस फ्लोटिंग इन वाटर, बर्फ है जो कि वाटर पर फ्लोट कर रही, एक बर्फ है जो क्या हो रही वाटर के ऊपर, बोलिए, फ्लोट कर रही, यानी कि जैसे फ्लोट कर रही।
सो बोलिए क्या वाटर, अब यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिया, फ्लोट करी तो कंडीशंस क्या है चेक करेंगे। वाटर राइज द लेवल, क्या पानी का लेवल इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता क्या? नहीं, पानी का लेवल नहीं बढ़ता। देखते हैं हम ग्लेशियर्स, स्पेशली ग्लेशियर्स जब कभी भी, ठीक है, वाटर के ऊपर यानी कि वाटर बॉडीज पर फ्लोट करते ग्लेशियर्स, तो क्या वाटर का लेवल बढ़ जाता? नहीं बढ़ता। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। लोअर लेवल, क्या लेवल लो हो जाता? नहीं होता। होता क्या? कीप लेवल सेम। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, वेपराइज तो छोड़ दो आप, वेपराइज तो प्रोसेस फिनोमेना अलग ही है, ठीक है। सो ऑप्शन सी, इट कीप्स द लेवल सेम। बोल सकते हैं किस प्रिंसिपल के हिसाब से ये फ्लोट करा तो भी लेवल सेम रहता? सर डेंसिटी सेम रहती है इन लोगों की। क्या सेम रहती, बोलिए। डेंसिटी और सर वॉल्यूम सेम रहता है। डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो डिपेंड करेंगे आइस फ्लोट के ऊपर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर के रिलेट है, इसीलिए तो जो सो फ्लोट कर रहा, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं ये चीज बोल रहा हूं कि वाटर का लेवल जो रहता ना, वो इंक्रीज होता ना कम होता, तो कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पर? वॉन्सी, ओके, वन मोर। वॉन्साई जो एक्सप्लेन करे, ठीक है, वॉन्साई फोर्स जो एक्सप्लेन करे, वो कौन से प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं? आर्थमेटिक्स प्रिंसिपल में। ये बोलिए आप, क्या वो याद है ना सबको वो एग्जाम्पल? ठीक है, मैं एक चैनल लिया था, एक कंटेनर लिया था, और उसको बराबर कंकर का, ठीक है। सो जितना मास आप वाटर के अंदर जितना मास ऐड करेंगे, उतने इक्वल टू द अमाउंट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अमाउंट वो अप्रोक्सीमेटली जो ऑब्जेक्ट आप वाटर के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके इक्वल जो सो मास, क्या उसके इक्वल के मास के हिसाब से वाटर क्या हो जाता? डिस्प्लेस कर यानी कि बाहर आ जाता। तो करना क्या है सर, आइस का तो वेट होगा ही, अगर वो फ्लोट कर रहा वाटर सरफेस के ऊपर तो उसका तो वेट होगा ही, उसकी वजह से ऑलरेडी सी लेवल इंक्रीज हो गया ही होगा, ठीक है। अगर वो मेल्ट होके उसके अंदर हो रहा है तो मास तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड लेवल हो तो ऊपर आ गया। अब मेल्ट होने के बाद फिर वही वाटर में मिल जा रहा, तो कोई भी लेवल इंक्रीज भी नहीं होता ना डिक्रीज होता, लेवल रिमेन्स कांस्टेंट, उसी जगह पर लेवल रहता वाटर का, क्योंकि ऑलरेडी मास कैलकुलेट हो गया सॉलिड सॉलिफाइड आइस का ही। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आर्थमेटिक्स प्रिंसिपल के हिसाब से बोल सकते हैं हम दैट इट लेवल्स इसका सेम रहेगा, वाटर का लेवल क्या रहेगा बोलिए? सेम रहेगा। चेक करेंगे हम यहाँ पर, ओके। सो व्हेन मेल्ट वॉल्यूम रिमेन सेम, बिकॉज वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों ही सेम रहेंगी उसकी, वाटर लेवल अनचेंज, वाटर लेवल उसका चेंज ही नहीं होगा, बेस्ड अपॉन आर्थमेटिक्स प्रिंसिपल, बेस्ड अपॉन आर्थमेटिक्स प्रिंसिपल। एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि वो आइस आइस क्या कर रहा, फ्लोट कर रहा। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये बोलिए सर, सॉलिड कोई भी चीज डूबती ना, लेकिन आइस वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती होंगी? पानी के अंदर या तो ऑब्जेक्ट सिंक हो सकता, या ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा। तो मैं कंडीशन बोल भी दिया, आइस जो है वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा, तो किस तरीके से फ्लोट कर सकता उन्हें बोलिए? हालांकि डेंसिटी वाटर, डेंसिटी इज डेंसिटी लेस ऑफ, देन वाटर। डेंसिटी इज लेस देन वाटर, ठीक है, और कुछ? क्योंकि वो भी वो तो वाटर से बना हुआ है ना आइस क्यूब, आइस क्यूब भी किससे बना हुआ है? वाटर तो और एज नॉर्मल हमारे डेंसिटी पास जो डिक्रीजेस। सरफेस है वो भी वाटर का है। और कोई बेस्ट और कुछ अच्छा बोल सकते हैं इस पर? वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें, मास का भी ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट है। का कुछ भी चेंज होता है क्या? बोलिए वन सेकेंड प्लीज। ऑक्सीजन का परसेंटेज कुछ भी चेंज होता है क्या वाटर से बर्फ का? ओके ओके, वी कैन से गैस, हाँ हाँ हाँ, काइंड प्रेजेंस ऑफ। ऑफ गैस, या ठीक है। ऑक्सीजन H2O, दो हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन का तो कंपाउंड है ही है, इट्स ऑल राइट। करेक्ट। लेकिन जब वाटर का आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, वाटर का हम्म स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। तो होता क्या मालूम, जब सॉलिड में लिक्विड जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता, लिक्विड जब वाटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता, तो बीच में आप देखते हैं कि गैसेस, ठीक है, यहाँ पर जो इन लोगों के पास एडजस्ट हो जाते, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि एक वाटर के मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एक हैलो स्पेस आ जाती, जिसमें गैस प्रेजेंट हो जाती। आप कभी देखें वो आइस ट्रेस, स्पेशली आइस ट्रेस, जब उसके अंदर आइस जम जाती तो आपको थोड़ा पीछे से उसको मारना पड़ता, एयर रेसिस्ट की वजह से, कभी देखे आपने? और वो जैसे ही निकलता वो बबल्स भी निकालता उसमें से, बिकॉज ऑफ एयर रेसिस्ट। और एयर रेसिस्ट की वजह से जो एयर प्रेजेंट है हमारे सॉलिड आइस के अंदर, वो मजबूर करता उसको फ्लोट करने पर। फिर बाद में जैसे ही थोड़ा मेल्ट हो जाता उन्हें क्या हो जाता, नीचे सिंक हो जाता। कभी गौर करो आप, आइस थोड़े टाइम तक फ्लोट करता वाटर सरफेस के ऊपर, उसके बाद क्या हो जाता, वो सिंक हो जाता, अगर उसका मास रहा तो। नहीं, अगर सर उसके अंदर और भी गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहे, तो वो क्या करता, ऊपर सरफेस पर ही फ्लोट करके मेल्ट हो जाता, ठीक है। सो ये आइस जो मेल्ट फ्लोट कर रहा, वो बिकॉज ऑफ नॉट फॉर वॉल्यूम,
नॉट बेसिस ऑन, ठीक है, डेंसिटी। अगर डेंसिटी ना तो फिर सेपरेट हो जाना था। आइस का जो वाटर है और नॉर्मल वाटर दोनों सेपरेट दिखना था आपको, ठंडा पानी अलग गर्म पानी अलग दिखना था, लेकिन दिखता क्या ऐसा, मिक्स हो जाता वो इजीली, डेंसिटी सेम है। तो डिपेंड क्या कर रहा है, ये जो गैसेस, ठीक है, हैलो स्पेस पोर्स के बीच में जो गैसेस है वो आइस को फ्लोट करने पर मजबूर करते, बस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो ये स्ट्रक्चर है वाटर का। कल क्या खाना उनसे पूछ लेना, क्या नाम वो, हाँ वर्षा से। प्लीज क्वेश्चंस करते वक्त अनम्यूट करिए, वरना म्यूट करके रखिए माइक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कोऑपरेट। ओके, वेट इज मोर एट पोल्स बिकॉज, पोल समझते हैं ना सब लोग, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, ये कुछ पोल्स है हमारे अर्थ का। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर अर्थ, सो ये हमारा नॉर्थ पोल है, एंड दिस इज अवर साउथ पोल। और सेंटर से जो डिवाइड करेंगे लाइन उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। ये पूरा आप कॉन्सेप्ट देखिए सो, ठीक है। सो ये पोल सेक्शन है, ये नॉर्थ है ये पोल, एंड दिस इज अवर साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बताता हूं। बार मैग्नेट, सबको एक बात मालूम है, अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो नॉर्थ से किस तरफ जाएंगी बोलिए, साउथ की तरफ। जो नॉर्थ से किस डायरेक्शन में जाती है, ये बात जरा अच्छे से याद रखिए एवरीवन। जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के पास रहती वो कहां से निकलती, आउटसाइड द अर्थ, ठीक है। अर्थ की आउटसाइड वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन इनसाइड द अर्थ साउथ टू नॉर्थ, कुछ इस तरीके से ये वन कॉन्सेंट्रिक रिल फिल होता। ओके, आउटसाइड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बोलते, क्या बोलेंगे आप, नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड द अर्थ साउथ टू नॉर्थ। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, देखिए, वेट इज मोर एट पोल्स बिकॉज, ऑप्शन देखेंगे, मोर मास, नहीं मास डिपेंड करा तो फिर दूसरी तरफ भी उसका, ठीक है, रहना चाहिए। लेस ग्रेविटी, ग्रेविटी तो लेस है ही नहीं कि इस पॉइंट पर ग्रेविटी ज्यादा है या इस पॉइंट पर ग्रेविटी ज्यादा है, ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं सकते हम, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, लिख लीजिए एवरीवन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लड़के आते यस, बोलता है फिर 8 दिन टाइम लगाता। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट करिए माइक। बराबर बोले। क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, चलो। ओके, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेट होता, हर ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट होता, उसका जो एक्सेलरेशन पॉइंट है, उसकी जो स्पीड पॉइंट है वो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी कि कोई भी एक चीज को आप ऊपर से ड्रॉप करो, एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी रीच हुई बोलिए, 9.8। अगर 2 सेकेंड्स हो गए तो 9.8 इंटू 2, ठीक है, फिर 3 4, क्योंकि मैं मीटर्स पर सेकेंड्स के हिसाब से बोला, ठीक है। डिस्टेंस मेजर करेंगे आप मीटर्स में और टाइम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड्स में, ठीक है। सो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 9.8 उसका आंसर है। ओके, सो देखिए, मोर ग्रेविटी इज द आंसर, ऑप्शन सी। लेस ग्रेविटी तो हो नहीं सकता, मोर ग्रेविटी, क्योंकि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बोलिए, ज्यादा है, तो जिसकी वजह से अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशन अट्रैक्शन प्लस मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ग्रेविटी का राइज क्या हो जाता बोलिए वहां पर, बढ़ जाता। इसी वजह से आप बोल सकते हैं पोल्स की तरफ, ठीक है, जो स्पेशली वेट आपको ज्यादा दिखा था पोल्स की तरफ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब अप्रोक्सीमेटली आप हम जाएंगे सर 60 kg 70 kg, इतने वजह से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। मास जो रहता है वो डिपेंडेंस करना, ठीक है। अभी प्रेजेंट ग्रेविटी अप्लीकेबल होना बोल तो उसके पास कुछ तो मास रहना, लेकिन पोल्स के करीब आप जा रहे हैं, वहां पर नॉर्मल मास लेके जा रहे हैं, वेट नहीं गेन हो रहा, ठीक है। थैली में डाल लेंगे आप एक ठीक है, द 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, वहां पर जाके ज्यादा रेट में होता क्या, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली वेट शुड बी, ठीक है, मोर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डिपेंडेंस करता है। लेकिन ये तो बात सही है कि वहां पर ग्रेविटेशन क्या रहता बोलिए, ज्यादा रहता, पोल्स के करीब ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा रहता ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
ओके, हेंस वेट इंक्रीजेस. सेंट्रिपिकल फोर्स किसको बोलते हैं अब? व्हाट इज सेंट्रिपिकल फोर्स? जो रोटेटरी फोर्स, रोटेशन से रोटेटरी जो फोर्स आता यू कैन से. यस, वेरी गुड. जब ऑब्जेक्ट रोटेट करते वक्त सेंटर ऑफ द पॉइंट जहां पर ग्रेविटी एक्ट करती, ठीक है, उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? रोटेटरी. स्पेशली द रोटेशन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता, फैन है रोटेटरी मोशन में, तो इसके ऊपर सेंट्रिपिकल फोर्स लगेगा. हैंगिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है. और आप देखते हैं कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता फोर्स, तो उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगता. तो जरा टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में अच्छे से याद रखिए. आपके लॉ सेट में टाइप्स ऑफ फोर्सेस कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो सेंट्रिपिकल फोर्स वो फोर्स है जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता तो फिक्स्ड उसके सेंटर ऑफ द पॉइंट जहां पर ग्रेविटी एप्लीकेबल होती, ठीक है, जहां पर ज्यादा अप्लाइड होती, मास जहां पर रहता उस बॉडी का, उस फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट क्या करता रोटेशन के मोशन में, ठीक है, एक फोर्स एप्लीकेबल होता है उसके ऊपर जिसको आप सेंट्रिपिकल फोर्स बोलते हैं, जो एक फिक्स्ड एक्सेस पर रोटेट करने के लिए उसको, ठीक है, आमदा करती. ये बात जरा जहन में रखिए, क्योंकि अर्थ एक फिक्स्ड पॉइंट पर रह के क्या कर रहा, रोटेट कर रहा, राइट. फ्रॉम अभी भी बोल दिया हम, डायरेक्शन ऑफ द अर्थ रिवॉल्व करने के लिए फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके. स्टैंडिंग इन बस अपर फ्लोर इज अनसेफ बिकॉज, डबल डेकर बस स्पेशली, या फिर बस के ऊपर ठहरना, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्योंकि आप एक चीज नहीं बोल सकते कि जहां पर बस फॉर एग्जांपल रूट कभी अपरूट भी हो सकता, चढ़ाव भी हो सकती, ठीक है. आप बोल सकते ग्रेविटी के फेवर में भी रूट हो सकता, ठीक है, या फिर स्ट्रेट भी हो सकता. लेकिन जब तक सेंटर ऑफ द स्ट्रेट है आप तब तक ओके. टॉप ऑफ द रूफ, बस के ऊपर ठहरे आप, ठीक है, आप बोलते कि अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी चढ़ाव आ गई, क्या करते आप? सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता आपका? शिफ्ट हो जाता, ठीक है. हाँ, वो ब्रेक मारे तो भी सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता? शिफ्ट हो जाता. लेकिन इन फेवर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि कोई अगर उतार आ गई तब भी क्या होता? सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो जाता. आई बात सबको समझ में? सो ऑप्शन सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इंपॉर्टेंट. ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर फिक्स नहीं होती. कभी हम बस स्ट्रेट चलती, कभी बस अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी चढ़ाव पर भी चलती, इन फेवर ऑफ ग्रेविटी ढलान पर भी चलती. तो आप कभी भी एक फिक्स्ड पॉइंट पर उसको जो सो कैलकुलेट कर नहीं ठहर सकते, क्योंकि हमेशा सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या हो रही, बोलिए, चेंज होते जा रही. रास्ता कैसा भी हो सकता, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अनस्टेबल भी हो जाता, ठीक है. एक अनस्टेबल भी और अनसेफ भी है. Okay, one more question. Sea water boils at a higher temperature because, sea water मतलब ओशंस, बेस, सीज, इन सब का पानी, ठीक है. हमारे अर्थ के सरफेस पर लैंड यानी कि जमीन बहुत कम है और ओशन ज्यादा है, राइट. ओशन यानी कि पानी का हिस्सा बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो इतना 78% जो भी पानी हमारे पास, या 70 अप्रोक्सीमेटली 70+ जो परसेंटेज वाटर है हमारे पास अर्थ की सरफेस पर, तो क्या बोलिए उतना पानी जो सो क्या पीने लायक है वो? बराबर. क्यों क्यों नहीं पी सकते होंगे वो? सॉल्ट Salt. वाटर ना. बराबर, सॉल्ट. तो व्हाट आर सॉल्ट्स? खाली नमक है क्या जो घर में यूज कर रहे हैं, वही नमक है क्या उसके अंदर? व्हाट आर नहीं सॉल्ट? सर, सॉल्ट्स बोल तो क्या बोलेंगे हम? ओके, सोडियम NaCl इज अ कॉमन सॉल्ट. वो एक ही सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर, बहुत सारे मल्टीपल सॉल्ट्स है, ठीक है. सो मल्टीपल एलिमेंट्स उसके ऊपर है. इंप्यूरिटीज यहां पर देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिया. सी वाटर बॉइल्स एट हाइयर टेम्परेचर पर सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? पहले लेस सॉल्ट, क्या उसके अंदर सॉल्ट कम है, समझ रहे हैं आप? नहीं, बहुत सारा सॉल्ट है उसके अंदर. मोर इंप्यूरिटीज, इंप्यूरिटीज क्या है बोलिए उसके अंदर? ज्यादा है, ये भी एक फेवर पॉइंट हो सकता. लेस प्रेशर नहीं, एज वी गो डेप्थ, हम डेप्थ में जितना जाएंगे प्रेशर क्या होते रहेगा वाटर के अंदर? इंक्रीज होता रहेगा. तो प्रेशर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. एवापोरेशन तो कोई फिनोमेना बनता ही नहीं, ठीक है. सो ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी, मोर इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन वाटर. वाटर के अंदर बहुत सारे और हैवी मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं वो सॉल्ट्स के अंदर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और भी बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर रहता वो सी वाटर. बे वाटर, ओशन वाटर जो रहता वो मिक्सचर रहता बहुत सारे और हैवी मेटल्स का, ठीक है. जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हर मेटल का अलग अलग रहता. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मर्क्यूरी को जो सो बॉइल करना है वो तो लो टेम्परेचर भी हो जाता सर, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या एक्सेसिव जो रिमेनिंग अलग अलग सॉल्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट है,
ठीक है, वो लोग को आपको इंप्योरिटीज, ये जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है वाटर के अंदर, वो लोग बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ा रहे, वो सॉल्ट वाटर का, सी वाटर का जो टेम्परेचर, ठीक है, बढ़ रहा, वो बिकॉज ऑफ इंप्योरिटीज जो इसके अंदर प्रेजेंट है, स्पेशली हैवी मेटल्स। ठीक है, ये बात जरा याद रखिए, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोर इंप्योरिटीज, ज्यादा इंप्योरिटीज प्रेजेंट होने की वजह से वाटर क्या होता बोलिए, बहुत ज्यादा बड़े टेम्परेचर या बहुत ज्यादा रीडिंग पर बॉईल होता। नॉर्मल अगर वाटर की हम बात करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस रीच हो गया, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती, लेकिन सी वाटर का टेम्परेचर, ठीक है, ज्यादा रहता। अब डिपेंड करता किस लेवल का है वो, इंप्योरिटीज कितनी उसके ऊपर डिपेंडेबल है। ठीक है, ओके, अभी अभी करिए क्वेश्चन, कैपिलरी रिएक्शन, कैपिलरी रिएक्शन किसमें होता है बोला था मैं, कैंडल, कैंडल की Wick. विक, राइट, कैंडल की विक। सो ऑप्शन बी, मेटल रॉड में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेटल रॉड फ्लेमेबल नहीं है, स्टोन पत्थर नहीं, प्लास्टिक लिफ्ट आउट, क्योंकि प्लास्टिक एक ही बार जल के खत्म हो जाता, लेकिन अगर कंटिन्यूस जिसके अंदर कैपिलरी रिएक्शन होता फ्यूल मिलने के बाद, सो वो है विक, जो कि कैंडल के आप, ठीक है, लिटिल बोल सकते हैं। ओके, अजा हो रही है, वेट करिए। Sir, your voice is not coming.
सर आवाज नहीं आ रही। Not coming. सर आवाज नहीं आ रही सर। भाई अजान हो रही जी, मैं क्लास के साथ अजान हो रही है, इसलिए रुकी हुई है। नहीं भाई पढ़ा रहे हो ना, अच्छा देखो आप कैमरेमैन। पढ़ा रहे थे, एक सेकंड, जब बार Sir, को your फोन। voice is not coming and you are not seeing. एक सेकंड। हेलो हेलो, केस कनेक्टेड। आ रही आवाज आ रही। Yes, Okay. sir. Okay. So the Doppler effect depends upon relative motion. Option B is correct. लेकिन मैं एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को डॉपलर इफेक्ट का। डॉपलर इफेक्ट का एक एग्जांपल दिया था। ये थर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट थर्ड क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं डॉपलर इफेक्ट के बेसिस पे। बोल सकते हो एग्जांपल क्या दिया था मैं? प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन। यस, व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेस, जब कभी भी डिस्टेंस इंक्रीज होता फ्रीक्वेंसी क्या होती बोलिए? डिक्रीजेस। उसके एग्जांपल में मैं दिया था प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन का। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म से दूर रहा, ठीक है, आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए और प्लेटफॉर्म से ट्रेन दूर रही, ठीक है, और वो अपना हॉर्न बजाई, तो आपको क्या आती? कम आवाज आती। एज कंपेयर टू जैसे ही ट्रेन आगे आगे आती रही तब उसकी साउंड क्या होती रहती? बढ़ती थी। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी। ये बात जरा अच्छे से याद रखिए, ठीक है। उसको डॉपलर इफेक्ट के एक बेस्ट एग्जांपल में यूज कर सकते हैं। रिलेटिव मोशन ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता हो, ठीक है। ऑब्जर्वर रेस्ट में, ऑब्जर्वर ठहरा हुआ है, और मोशन में कौन है बोलिए? यहाँ पर ट्रेन। ट्रेन इज इन मोशन, मोशन में ट्रेन है, ऑब्जर्वर रेस्ट में। तो हमेशा एक बात याद रखिए, रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर और पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट, उन दोनों के ऊपर जो सो, ठीक है, मोशन डिपेंड करता।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कार में बैठे हुए हैं और कार आगे की तरफ बढ़ रही, लेकिन मैं बस स्टॉप पर बैठा हुआ हूं, मैं बस स्टॉप पर बैठा हुआ हूं, आपको कार में जाते हुए देखा, तो मेरे लिए विथ रिस्पेक्ट टू मी आप मोशन में है, लेकिन कार के अंदर से कोई अगर आपको देख रहा तो आप किस में, रेस्ट में है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर मोशन हम जैसे कैलकुलेट करेंगे। इसलिए यहाँ पर रिलेटिव मोशन बोला, डॉपलर इफेक्ट जो है वो रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर किस नजर से देख रहा, ठीक है, क्या वो मोशन में है, अगर वो ट्रेन की तरफ बढ़ रहा तो वो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा ना भाई, दोनों ही मोशन में, ठीक है, तो इसीलिए बोला रिलेटिव मोशन। सो द डॉपलर इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मोशन, ठीक है। Okay, well, next question, 24th question is blue color of sky is due to scattering of which color? कौन से कलर का स्कैटरिंग होगा? ब्लू। ब्लू में से कुछ शेड्स निकल सकते क्या? इस तरीके से व्हाइट के 7 डिफरेंट कलर्स बोला हमने। नो सर। व्हाइट के ब्लू के कुछ शेड्स निकल सकते क्या जो स्काई में विजिबल दिखना? नहीं, तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग हो रही है, यानी कौन सा कलर रहना जरूरी है? वहां ब्लू ही रहना जरूरी है। रेड लाइट नहीं, रेड से कभी ब्लू नहीं बन सकता, ब्लू लाइट, ऑप्शन बी। एक ही बात जरा अच्छा ध्यान में रखिए, व्हाइट लाइट जो है ना, व्हाइट लाइट कैन डिस्पैच इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। व्हाइट लाइट ही 7 डिफरेंट कलर में डिस्पैच कर सकती, उसी के अंदर कैपेबिलिटी है, जिसको मैं अभी भी एग्जांपल पे विबग्योर लिया था एग्जांपल्स, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल, अगर स्काई ब्लू अपीयर हो रहा था बिकॉज ऑफ ब्लू कलर ओनली, रेड अपीयर हो रहा है यानी कि बिकॉज ऑफ रेड कलर ओनली, क्योंकि उनमें कोई मैक्सिमम शेड्स आपको देखने को नहीं मिलते, ठीक है। ये दिख रहा बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग फिनोमेना, ठीक है। ये किसकी वजह से दिख रहा बोलिए? स्कैटरिंग फिनोमेना की वजह से ही दिख रहा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा, देखिए, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ विच कलर? स्कैटरिंग ऑफ विच कलर, तो आप सीधा सीधा लिखना वहां पर ब्लू कलर, ओके। अब नेक्स्ट आपको पूछा कि ब्लू कलर ऑफ स्काई नहीं, फिर रेड कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ विच कलर, क्या लिखेंगे आप? रेड कलर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। If he asked white color means, sir? Yes, white color is the mixture of 7 different colors. Okay. The shortcut I have said it, Vibgyor, violet, indigo, blue, green, orange, yellow. Okay. ये मिक्सचर है पूरा। अब लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी कि उस रे की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कलर क्या होता है उस वक्त में डिस्पैच होता, ठीक है। एंड ब्लू कलर हैज लो फ्रीक्वेंसी, रिमेंबर दिस, शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। ब्लू की जो वेवलेंथ है वो क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ है, जिसकी वजह से ज्यादातर स्काई हमको ब्लू ही दिखता, ओके। लो फ्रीक्वेंसी, यस लॉर्ड, ओके ओके ओके। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ इज अप्लीकेबल ऑन, अच्छा हम एक और क्वेश्चन करे थे इनवर्स स्क्वायर लॉ का, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन करे थे इनवर्स स्क्वायर लॉ उस वक्त में किसके ऊपर डिपेंडेबल था? डिस्टेंस, वेरी गुड, ठीक है। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, एक चीज, ठीक है, डिस्टेंस अगर इंक्रीज हुई तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई थी वहां पर? डिक्रीज हो गई थी, ठीक है। उसमें वहां पर भी एग्जांपल में ट्रेन का दिया था, सबको याद है, प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन का, ठीक है। डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेन, वो साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई थी? कम हो गई थी, राइट। सिमिलरली हियर आल्सो इनवर्स स्क्वायर लॉ इज एप्लीकेबल टू, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ऑप्शंस देखेंगे, हीट, हीट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता, साउंड, साउंड के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ साउंड के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन वहां पर डिस्टेंस नहीं दिया ना, ठीक है। चलिए सेकंड, थर्ड इज लाइट एंड ग्रेविटी, प्रेशर तो काउंट भी नहीं होता, ठीक है। प्रेशर इज नॉट काउंटेबल। इनवर्स स्क्वायर लॉ जो एप्लीकेबल हो सकता वो साउंड के ऊपर हो सकता अगर डिस्टेंस देता तो, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बी भी लिख रहे तो भी करेक्ट है, साउंड इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी लाइट एंड ग्रेविटी, ठीक है, इन लोगों के ऊपर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता बोलिए? एप्लीकेबल होता, ठीक है। किस तरीके से? ठीक है, लाइट के ऊपर किस तरीके से? फॉर एग्जांपल यहां पर एक ट्यूबलाइट रखे, ट्यूबलाइट से डिस्टेंस से दूर दूर होते कि हम एक ही ट्यूबलाइट लगाए, डिस्टेंस लगे, तो क्या वो लाइट आपको जो सो लॉन्गर डिस्टेंस तक भी दिखने को मिलती क्या? फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट पे जहां पर वो बल्ब फोकस करता तो क्या पूरे रोड के ऊपर फैलती हुई दिखती क्या उसकी लाइट? नहीं, फिर थोड़े कुछ डिस्टेंस पर वहां पर एक और स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, तो आपको ये बात मालूम भी कि उस लाइट की जो एलईडी की लाइट जो वहां पर है, ठीक है, वह स्ट्रीट लाइट की कुछ रेंज है, और कुछ रेंज तक ही वो क्या कर सकता? कवर कर सकता। एज यूजुअल साउंड ऑल्सो, साउंड भी वैसे ही, ठीक है, साउंड भी जैसे इनवर्स लॉ पर एप्लीकेबल है, तो जितना आप डिस्टेंस उसकी भी रेंज है, साउंड इज ऑल्सो हैविंग द रेंज। एंड ऑल्सो ग्रेविटी, अभी अभी पढ़े हम कि पोल्स की तरफ ग्रेविटी क्या रहेंगी बोलिए? ज्यादा रहेंगी, ठीक है। एज वी मूव अवे यानी कि डिस्टेंस बढ़ा तो ग्रेविटी यहाँ पर क्या होती जा रही? ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ता जा रहा, ठीक है। पोल्स के करीब ग्रेविटी क्या रहती बोलिए? ज्यादा रहती है एज कंपेयरिंग टू द
ठीक है, इनर सरफेस, सरफेस के अंदर। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी ये दोनों लिख लीजिए, बी कॉमा सी लिख लीजिए आप। साउंड पर भी इनवर्स लॉ अप्लीकेबल होता, प्लस लाइट एंड ग्रेविटी इन दोनों के ऊपर भी इनवर्स लॉ अप्लीकेबल होता। Okay, our 26th question. The law of conservation of matter applies in. What is law of conservation of matter? स्टार्टिंग में करे थे अपन एक क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के बेसिस पर। व्हाट्स दैट लॉ स्टेट्स? वो लॉ क्या स्टेट करता? मैटर डजंट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मैटर को हम कैसे क्रिएट होता वो भी नहीं बोल सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। फिर कर क्या सकते मैटर के साथ? स्टेट ऑफ मैटर्स चेंज कर सकते। क्या कर सकते? सिर्फ वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, या फिर गैस टू वेपर। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर हम मैटर को कन्वर्ट कर सकते, लेकिन टोटली उसको जो हम ठीक है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये लॉ ये स्टेट करता। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है, जो अप्लाइज इन, किसके ऊपर अप्लाई होता? फिजिकल चेंज ओनली? नहीं, फिजिकल चेंज के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। आप मैटर ऐड कर रहे, आप मैटर क्या कर रहे हैं यहां पर? ऐड कर रहे, तो फिजिकल स्टेट पर तो नहीं हो सकता। केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज द आंसर। मोशन छोड़ दीजिए क्योंकि वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। या फिर आप हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का टोटल कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डिपेंडेबल है। किसके ऊपर डिपेंडेबल है बोलिए? थर्मोडायनेमिक्स। तो जहां पर आप कोई भी ठीक है कोई भी मैटर के ऊपर या किसी के भी ऊपर आप जब कभी भी हीट प्रोवाइड कर रहे तो वहां पर मॉलिक्यूल्स हो सकता वेपराइज होना, लॉस ऑफ एनर्जी होना। ठीक है, ये हो सकता, लेकिन रिएक्शंस में भी पॉसिबल है। केमिकल रिएक्शंस क्यों दिया ये चीज जरा ध्यान में रखिए। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग, मैं कोई चीज ऐड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर लिया, मैं एक कंटेनर या फिर एक यूटेंसिल लिया, उस यूटेंसिल के अंदर मैं ऐड करा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। उस यूटेंसिल के अंदर 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाला, प्लस 150 ग्राम्स ऑफ सॉलिड राइस, यानी कि मैं राइस के ग्रेन्स डाला 150 ग्राम्स तक के, ठीक है, प्लस और उसके ऊपर मैं क्या करा, कुछ और मैटर भी ऐड करा जिसको 100 ग्राम्स पर। तो मैं बोलूंगा टोटल कंटेनर के अंदर कितना मैटर है, बोल तो क्या बोलेंगे आप? कितना है बोलिए? 300 ग्राम्स। कितना है बोलिए टोटल? 300 ग्राम्स। नहीं सर, आप 50 ग्राम्स ऑफ जैसे ही उसके अंदर, ठीक है, आप ऐड करें सॉल्ट और 150 ग्राम्स ऑफ ग्रेन्स उसके अंदर डाल के 100 ग्राम्स कोई और मैटर डाले तो वो 1 kg हो गया। पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जितना रिएक्टेंट साइड, ठीक है, आप रिएक्टेंट साइड, जितना रिएक्टेंट साइड आप जो सो मास यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट साइड भी उतना ही आना है। चलो ठीक है, गैसीय स्टेज में कोई गैस लिबरेट कर रही होंगी, ठीक है, एक्वस फॉर्म में कोई और मैटर फॉर्म हो रहा होगा, लेकिन रिएक्टेंट साइड शुड इक्वल टू प्रोडक्ट साइड, द मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड शुड इक्वल टू प्रोडक्ट साइड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हम केमिकल रिएक्शंस में ज्यादातर एप्लीकेबल करते, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जांपल ये आप, ठीक है, यूटेंसिल के अंदर लिए चावल डाले, ठीक है, और पानी डाल दिए, पानी डाल के उसको हीट करे तो क्या बनता वहां पर? क्या बनता वहां पर? ठीक है, यूटेंसिल में राइस लिए, राइस लेके वाटर ऐड करे, क्या बन सकता वहां पर? चावल ही बन सकता। नहीं, बिरयानी बनती क्या? पॉसिबल ही नहीं है सर, आप मटन डाले नहीं तो कहां से आता? तो वैसे ही रिएक्टेंट साइड जितना, ठीक है, रिएक्टेंट साइड जितना आप जो प्रोडक्ट यूज, रिएक्टेंट साइड जो मैटर यूज करेंगे अपन, वही मास का प्रोडक्ट साइड आपको जो सब आपको मिलने वाला है रिजल्ट। ठीक है, ना मास गेन हो सकता और ना ही मास लॉस हो सकता वेपोराइज होके वाटर, ठीक है, वेपर होके गैस बाहर चले आना, लेकिन उसको भी कैलकुलेट कर दिए तो LHS शुड इक्वल टू RHS। ये बात जरा अच्छा याद रखिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो अप्लीकेबल होता है वो किसके अंदर होता है बोलिए? केमिकल्स रिएक्शन के ऊपर होता है। ओके, सो द फ्रीजिंग कंपार्टमेंट इज एट टॉप ड्यू टू, इसके ऊपर ऑलरेडी बात करें हम। What happened to this? Okay, the freezing compartment is at top due to, अपन ऑलरेडी बात करे थे, फ्रीजर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता, ठीक है, या फिर जो कूलिंग पॉइंट रहता वो ऊपर की तरफ रहता फ्रिज में। क्यों? कोल्ड एयर सिंक्स, इसके बारे में ऑलरेडी बात करे थे, क्योंकि कोल्ड एयर की डेंसिटी क्या रहती बोलिए? ज्यादा रहती, उसका वजन थोड़ा ज्यादा रहता, ठीक है, क्योंकि वो कोल्डर एयर सॉलिड के स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए रेडी रहती है।
ठीक है, तो वार्मर एयर के कंपैरिजन में कोल्डर एयर की डेंसिटी या वजन ज्यादा रहता, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट, फ्रीजिंग कंपार्टमेंट ऊपर रखते आप और एयर ऑटोमेटिकली सिंक होकर नीचे की तरफ आती, जिसकी वजह से नीचे भी जो आप जो चीज रखे रहे फ्रिज के अंदर वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ मैनेज हो जाती। अगर नीचे लगा दी तो क्या गैस हैवी वाली डेंसिटी वाली गैस ऊपर जा सकती क्या? नहीं, इसीलिए हम क्या करते, फ्रीजिंग सेक्शन को या फिर जैसे कूलिंग सेक्शन को फ्रीजर के अंदर ऊपर रखते। इसीलिए एसी कहाँ लगाते आप बोलो? ऊपर की तरफ, नीचे लगाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो कोल्डर एयर सिंक नीचे की तरफ जितना भी रहता है वो पूरे के पूरे एरिया को क्या कर देती, कूल कर देती। इसीलिए आप देखते नहीं कि एसी के जो ठीक है इंडोर रहता है उसको जो सो अपन अंदर लगाते, ऊपर की तरफ लगाते। और ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखेंगे। फ्रीजिंग कंपार्टमेंट, अच्छा एक वहां पर कन्विक्शन दिया, कन्विक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। रेडिएशन इज टोटली डिफरेंट, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ रेडिएशंस निकल रहे सर इसीलिए ऊपर लगा रहे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्रेसर तो ऑलरेडी बाहर ही रहता, चाहे एसी का रहने दो चाहे फिर फ्रिज का रहने दो, कंप्रेसर हमेशा बाहर ही रहता उसका, तो उससे कोई नहीं है। कंडक्शन कोई चीज जमने की वजह से क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। कन्विक्शन यानी कि जो सो आप बोल सकते कन्वीनियंट है सर, ठीक है, वहां पर लगाना कन्वीनियंट है, क्योंकि कोल्डर एयर क्या होती, सिंक होती, जिसकी वजह से नीचे भी जितना भी आप फूड आइटम रख रहे या स्टोरिंग यूनिट रख रहे वो पूरा का पूरा कांस्टेंट टेम्परेचर से क्या होता, स्टोर्ड रहता। ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। सो कन्विक्शन। और रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं सकता। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? bounce in back of light in same medium. When a parallel beam of light comes in contact with a surface, it bounce back in a same medium. ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में नहीं जाती लाइट, रेयर मीडियम में ही बाउंस बैक करके वापस आ जाती, तो इस फिनोमेना को आप रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन डेली लाइफ में कहां होता? मिरर्स। वेरी गुड। रिफ्लेक्शन कहां पर होता बोलिए डेली लाइफ में? मिरर्स में। और रिफ्रैक्शन कहां होता होगा? नहीं, रिफ्लेक्शन अभी आप मिरर बोले ना, स्काई, वाटर, बेस्ट एग्जांपल लेंसेस, जब यूज करें ना लेंसेस ये, ठीक है, ये लेंसेस में रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन फिनोमेना में लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, बेंड होके जाती लेकिन, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट। इससे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्फेसेस पर भी बात करेंगे अपन। ओके, चलिए ओके, कॉपर कार्बोनेट फॉर्मेशन कर्व्स, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन और येलो। ग्रीन कलर अभी भी बात करें हम, ठीक है, कॉपर जो ग्रीन कलर का बनता, कॉपर जो कार्बोनेट स्टेट में ग्रीनी कलर देता वो बिकॉज ऑफ, ठीक है, कार्बोनेट। और कौन सी गैस की रिएक्शन की वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन से गैस के रिएक्शन के बाद बोलिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिएक्शन के बाद कॉपर कार्बोनेट जो फॉर्म होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता। और ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो रहता वो कोरोजन से भी प्रोटेक्ट करता कॉपर को। कोरोजन यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल, रस्टिंग, जंग लगने से बचाता। ओके, ये कार्बोनेट का लेयर कॉपर के ऊपर। ओके, प्रेशर इफेक्ट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय, ओके, प्रेशर के बारे में पूछ रहा हूं, प्रेशर क्या इफेक्ट करता क्या बॉइलिंग पॉइंट को? अभी भी देखे अपन, जहां पर एज द हाइट इंक्रीजेस प्रेशर, तो वाटर टेम्परेचर 100 डिग्री पे रीच होना था ना, 90 डिग्री पे हो गया बॉयल। लेकिन वही अगर ग्राउंड सरफेस की अगर मैं बात करूं तो 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा। तो प्रेशर डिपेंड, इंक्रीज भी हो रहा और साथ ही साथ, अच्छा इंक्रीज कब हो रहा बोलिए? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, ठीक है, प्लेसमेंट हाइट के ऊपर बोल सकते हैं आप। एज द हाइट इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। अगर नॉर्मल आप हाइट रखेंगे, सी लेवल हाइट रखेंगे या फिर सरफेस लेवल हाइट रखेंगे तो वहां पर प्रेशर क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। लेकिन टेम्परेचर, ठीक है, जैसे ही प्रेशर लो हो जाता बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता? कम हो जाता। तो एज वी कैन से एज द प्रेशर डिक्रीजेस टेम्परेचर विल ऑल्सो डिक्रीज। ये बात आप बोल सकते हैं, एज द हाइट इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। रिमेंबर दिस एवरीवन, हाइट जैसे ही बढ़ रही वहां पर प्रेशर क्या हो जा रहा बोलिए? कम हो जा रहा। प्रेशर क्या हो रहा बोलिए? एज इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। बट अगर मैं टेम्परेचर के हिसाब से आपको बात करूं ना, तो एज द हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर विल ऑल्सो डिक्रीजेस। टेम्परेचर विल ऑल्सो हाउ? इसे देखते नहीं, गर्मा के मौसम में लोग हिल स्टेशन की तरफ जाते, ऊटी, ठीक है, या मोसोलोनी, नैनीताल, ठीक है, रॉकेफ्ट, बहुत सारे हिल स्टेशंस पर जाते। हिल स्टेशंस पर होता क्या? सी लेवल से ग्राउंड का जो लेवल रहता वो ऊंचा रहता। और अपन अभी भी बात करें, एज द हाइट इंक्रीजेस प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस, सो द प्रेशर डिक्रीजेस टेम्परेचर विल ऑल्सो डिक्रीजेस। इसलिए नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल का रहता टेम्परेचर, उससे
हिल स्टेशन का टेम्परेचर कम रहता क्योंकि वहां पर प्रेशर भी कम है और दूसरी चीज टेम्परेचर भी कम है. एज द हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस. एज द हाइट इंक्रीजेस प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीजेस. रिमेंबर दिस एवरीवन. ओके, सो प्रेशर इफेक्ट करता, इंक्रीज भी होता कभी प्रेशर और कभी डिक्रीज भी होता, हाइट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा ना. सो बोथ ए एंड बी शुड बी करेक्ट. इंक्रीज भी हो रहा और कभी डिक्रीज भी होता, राइट. सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. चेक करेंगे एक बार. ओके, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. प्रेशर इंक्रीज भी हो रहा और प्रेशर डिक्रीज भी हो रहा. ओके, चलिए ये जरा लिख लीजिए. एज द हाइट इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस एंड ऑल्सो टेम्परेचर विल ऑल्सो डिक्रीजेस. ये जरा पैरामीटर लिख लीजिए, शॉर्ट लिख लीजिए आपके नोट्स में. लास्ट, रेडियो वेव रिफ्लेक्ट. ठीक है, रिफ्लेक्ट फ्रॉम. अब ये भी बोला मैं, रेडियो वेव कहां कौन से एटमॉस्फेयर के स्पीयर से जाती है? आयनोस्फीयर. ऑप्शन बी आयनोस्फीयर. और इसका डिस्टेंस कितना बोला मैं? नो ग्राउंड लेवल से 600 टू 6000, यानी कि 600 रेंज से स्टार्ट होता है इसका. ठीक है, 600 किलोमीटर जो एटमॉस्फेयर की हाइट है वहां पर से इसकी रेंज स्टार्ट होती है, जो आयोनस्फीयर में आता. एटमॉस्फेयर के मल्टीपल स्पीयर्स है. ठीक है, जो हम जिस स्पीयर में रहते हैं वो बायोस्फीयर है. बायो का मतलब लाइफ होता. ठीक है, हम जहां पर रहते हैं यानी कि सरफेस ऑफ लैंड, लैंड के सरफेस को क्या बोलेंगे हम? बायोस्फीयर बोलेंगे हम. ठीक है, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लैथोस्फीयर. ठीक है, बहुत सारे स्पीयर्स है. एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे स्पीयर्स है जिसमें आयोनोस्फीयर, वहां पर से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करते क्योंकि वहां पर चार्जेस, आयोन्स, फ्री चार्जेस आयोन वहां पर प्रेजेंट है. ठीक है, फ्री आयोन्स, फ्री चार्जेस प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, जो रेडियो, ठीक है, रेडियो वेव्स को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते, कनेक्ट करते. सिंपली वी कैन से दे वर कनेक्टिंग दी शॉर्ट वेव्स. जो ये शॉर्ट वेव्स है ना, जो लो फ्रीक्वेंसी के, वो वेव्स को कनेक्ट करते. अप्रोक्सीमेटली अगर हम उसी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर ले कि अगर जैसे सेट कर लिए तो हमको रेडियो वेव सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो जाते. इसलिए फॉरेस्ट में, जंगल में, या फिर जहां पर भी जो सुना कोई नेटवर्किंग सोर्स नहीं रहता वहां पर रेडियो सोर्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहता. ठीक है, क्योंकि फिक्स एम्पलीट्यूड पर आप जब कभी भी रख लेते उसको तो रेडियो सिग्नल्स आपको मिलते. आज कौन सुन रहे रेडियो? बोलो, कोई सुन रहे आज रेडियो? स्पेशली सिटीज में या ओल्ड सिटीज में, हमारे डेवलप्ड सिटीज में कोई सुन रहे क्या रेडियो? लेकिन आज भी रेडियो स्टेशन चल रहे, राइट. तो बहुत सारी जगहों पर हेल्पफुल है ये. ठीक है, इट्स ऑलराइट. दे हैव विद एन ऑप्शन, ये उनका वो एक अलग ऑप्शन. कंप्लीटेड, राइट. मुझसे जो नॉर्मल है के बाद बेसिक क्लास लेंगे. ठीक है, एंड करिए. ओके ओके स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डाउट्स, एनी डाउट्स? 30 क्वेश्चंस हुए हमारे अभी फिजिक्स के. केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चंस हुए विद बेसिक्स. किसी को कुछ डाउट है पीडीएफ के थ्रू या कोई टॉपिक के थ्रू पूछिए, स्पेशली यू आल्सो, आप लोग भी. सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी 2 पीडीएफ्स हमारे कंप्लीट हो गए. यस, मैक्सिमम हमारे टॉपिक्स कंप्लीटेड है. मैक्सिमम यू कैन से. यस. जी सर. स्क्वायर इनवर्स लॉ. स्क्वायर इनवर्स लॉ इज नथिंग बट, ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा. कोई एक चीज अगर इंक्रीज हो रही तो दूसरी चीज क्या होना है? बोलिए, डिक्रीज. बेस्ट एग्जांपल लाइट. लाइट की इंटेंसिटी रेंज में, लेकिन आप डिस्टेंस एक्सटेंड करते ही जाएंगे तब अप्लीकेबल है क्या? नहीं. एज द डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, इनवर्स यानी कि उल्टा. जितना याद रखिए आप. ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? लास्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कि मैं क्वेश्चंस पूछ लूं फिर? So 1 minute, sir. I have a Yes, one yes. doubt. एक मिनट में भी इसको मार्क करके रखा था सर, वो डॉट अभी ढूंढ के आपसे पूछ रहा हूँ मैं. गो थ्रू विद द टॉपिक्स. टॉपिक्स के थ्रू जाइए, जरा देखिए.
ओके स्टूडेंट्स, ओके, किसी को अगर कुछ डाउट्स है तो मैसेज करिए ग्रुप में. एंड टुमारो इज द टेस्ट, राइट सर? ओके, 15 क्वेश्चंस. ओके, कल आपको टेस्ट रहेगा स्पेशली फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. 60 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स एंड 60 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, टुमारो विल बी द टेस्ट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ओके सर. आजकल पीडीएफ वाला ग्रुप में पीडीएफ को गाना खरीदे क्लास सर आप लोग अगर रीड कर रहे हैं तो इसमें रीड कर लीजिए आप लोग. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? यस सर. ओके मैम, ओके, थैंक यू, थैंक यू. स्क्रीन शेयर हुआ आप लोगों के पास अभी है? स्क्रीन शो कर रहा है आप लोगों के पास? यस सर. सर मैं नो नहीं भाई, नहीं शेयर कर रहा सर. ये नहीं आया अभी. टॉपिक यूनियन एंड टेरिटरी नहीं, वो बताओ. पेज नहीं खुला अभी, वो पेज नहीं खुला. नहीं खुला सर प्लीज सॉरी. ठीक है, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ. कहूँगा ये व्यू में था ना. बाहर आए बराबर. एक सेकंड. हाँ हम्म. अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस सर. अभी बता रहा स्क्रीन शेयर हुआ अभी आप लोगों का? यस सर. ठीक है, चलिए. मतलब इसमें अपन कैसा करेंगे? आर्टिकल 1 टू बॉयज लास्ट बेंचेस प्लीज. आर्टिकल 1 टू 11 में कंप्लीट कर दिया था इससे पहले ही. आर्टिकल 1 टू 11 कंप्लीट कर दिया था. अगर आप लोग कोई इसमें आर्टिकल 1 टू 11 मिस करे इसमें अगर, तो वो लोग के लिए मैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस लेके आया हूं. अपन उसको ऐसा सॉल्व कर लेते जाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस. अभी मैं क्या करूंगा, एक एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा बोर्ड पे, उनको सॉल्व करना है. लेकिन आंसर देख के नहीं बोला है आंसर है इसमें. ठीक है, आंसर पहले ही आ गया इसमें. मैं पहले ही बोला था, खैर मसला नहीं. हमारे
हमारे टेक्निकल जबान नहीं कर सके इस चीज को सही, नो वरीज। ठीक है, एक सेकंड अपन देख लेंगे। वाह, वाह, एक वैसा हो जा रहा है ना, ग्लिच आ जा रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है बच्चा। वो अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा आप लोगों का, व्हाट डज द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स अबाउट द इंडिया। आंसर तो दिख गया तुम लोगों को, खैर आंसर तो परफेक्ट दिख रहा आप लोगों को, लेकिन इसमें आप लोग कैसा, मतलब अपन इसमें क्या चल जाता मालूम। आर्टिकल 1 तो अपने को मालूम है, फर्स्ट सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आर्टिकल 1 अपने जहन में रहेगा कि हाँ भाई आर्टिकल 1 तो सबको याद रहेंगे, आर्टिकल 1 to 11 इजी है। ठीक है, आर्टिकल 1 to 11 में कितने पार्ट्स हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, फिर एक बार पक्का। आर्टिकल 1 to 11 में कितने पार्ट्स हो रहे हैं, चेक करो। फर्स्ट पार्ट में कितने आ रहे हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट में 5 to 4 कैसा हुआ, 2 है। आपका थर्ड पार्ट क्या आया था, फंडामेंटल राइट्स आया था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यही पूछते 4 में 2 में खत्म अपन चले आते हैं, 2 3 मार्क्स से इसी। तो आर्टिकल 1 क्या बोल रहा अपना, आर्टिकल 1 इंडिया एंड इट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंडिया के कितने नाम आए, 2 नाम है इंडिया के, इंडिया के 2 नाम है। कैसा 2 नाम है, अभी अभी है ना पूछते कि अरे इंडिया के ऐसा कैसा 2 नाम है भाई, अपने पास रहते ना भाई, निकनेम्स रहते ना अपने पास, रहते ना, नहीं रहते क्या अपने पास निकनेम, तो कैसा निकनेम नहीं है लेकिन दोनों ऑफिशियल नेम्स है। इंडिया भारत, इंडिया के अंदर क्या पुकारते अपन, दैट इज भारत। और इंडिया के बाहर जैसा WHO वगैरह में अगर मीटिंग वगैरह कुछ रही तो वहां पर क्या पुकारेंगे, इंडिया दैट इज भारत एंड इट्स टेरिटरी आएगा, क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये सेंटेंस है, इंडिया दैट इज भारत एंड इट्स यूनियन एंड टेरिटरी, मतलब ये पूरा एक सेंटेंस है आपका, क्या है, ये पूरा सेंटेंस है। तो ये जहन में रखना है, ये पूरा सेंटेंस लिखो अभी पूरे, इंडिया दैट इज भारत एंड इट्स यूनियन एंड टेरिटरी, क्विक। मैं इसलिए पीडीएफ में इसलिए बनाया था आप लोगों को, आप लोग खुद सॉल्व करना, लेकिन अभी क्या करेंगे, आप लोग 1 2 में खत्म हो जा रहे हैं। अरे भैया, सेकेंड क्वेश्चन, विच आर्टिकल डिफाइंस दैट टेरिटरी ऑफ इंडिया। देख लिए, बगैर देखे बोलना, क्या है। आप लोगों ने पीडीएफ है ना खोली होंगे ना, नहीं खोले तुम ना पीडीएफ, आर्टिकल 1 ये ऐसा भी पूछता क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन इसको ऐसा ऐसे ही पूछता, समझ रहे, यूनियन और टेरिटरी के बारे में बोल रहा। अब इसमें क्या बोला, ना भारत के बारे में बोल रहा, ना इंडिया के बारे में बोल रहा, ना ही यूनियन के बारे में बोल रहा, खाली किसके बारे में पूछ रहा, टेरिटरी के बारे में। टेरिटरी किसमें पुकारा जा रहा बोल के पूछ रहा, तो स्टेट्स, टेरिटरी, यूनियन, आर्टिकल 1 में ही आ रहा है ये। आर्टिकल 1 पूरा इंडिया को बोल दे रहा। आर्टिकल 1 किसके बारे में बात कर रहा, पूरा इंडिया के बारे में बात कर रहा। आर्टिकल 1 पूरे इंडिया के बारे में बात कर रहा है। एक जहन में ये रख लीजिए, आर्टिकल 1 पूरे इंडिया के बारे में याद कर रहा है, ये चीज भूलना नहीं, आर्टिकल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टिकल 1 ही नहीं रहा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात करेंगे, इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो एक चीज ध्यान रख लीजिए, बेस है ये बहुत ज्यादा। पहला आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 to 11 जो 2 आपके पार्ट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जो चौथा पार्ट है वो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो फिफ्थ पार्ट है वो भी स्टेट और कंट्री के लिए है। समझ रहे हैं आप, 5 पार्टों के बारे में बोला था। आर्टिकल फर्स्ट पार्ट 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी लिखिए, अगर कोई अगर नहीं लिखे तो लिखिए फर्स्ट पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंडिया भारत यूनियन टेरिटरी, ऐसा लिख लो बस शॉर्ट फॉर्म में। सेकेंड पार्ट सिटीजनशिप, सेकेंड पार्ट सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में। थर्ड पार्ट फंडामेंटल राइट्स, थर्ड पार्ट फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ पार्ट डीपीएसपी, क्या है फोर्थ पार्ट, शॉर्ट फॉर्म है ये, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, फोर्थ पार्ट, ठीक है जी मैम। सर थर्ड वन सर, फंडामेंटल राइट्स मैम। Who has the power to admit a new state in India?
किसका है? किसके पास रहते राइट्स? अगर नया स्टेट बनाना है, जैसा कि अगर अगर अपने पास अभी खासकर जैसा कि अपन 2013 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ था बॉयज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्या हुआ था? अलग हुआ था 2013 में। कब हुआ था ये भी पूछता, खासकर में स्टार्ट हुआ, 14 में खत्म हुआ, वही 13 में स्टार्ट हुआ। तुम्हारा याद कर 2014 से अपने टीएस के गाड़ियां आना स्टार्ट हुए। एक चीज ध्यान में ये रख लो, 2014 से अपने टीएस के गाड़ियां आना स्टार्ट हुआ, 2013 में नहीं आए थे। ठीक है, ये चीज ध्यान में याद रखो। जब तक क्या था एपी के, अब जब कभी भी तुमने एपी की गाड़ी देखा तो दो किस्म के गाड़ियां रहते अपने पास, या तो कोई एपी से यहाँ पर आए हुए, यहाँ पर घूमने फिरने आए हुए वो रहते, और एल्स या फिर 2013 की गाड़ी होंगी वो। ये चीज समझना, ये चीज समझ बात में साफ भी रखते भाई, समझ रहे हैं? ये चीज जहन में रख लेना। 2013 में मैक्सिमम वर्क हो गया था, 14 में डिक्लेयर हुआ। और इसमें कौन के अपने फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द स्टेट कौन है? तेलंगाना। ठीक है, सबसे ज्यादा उनका अमल दखल था ये स्टेट चेंज करने में। और वो टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट थी? एक सेकेंड, तेलंगाना में और इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट थी जब? कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, फुल कांग्रेस का नाम क्या है पार्टी का? नेशनल शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, नहीं है। ठीक है, ये चीज जहन में रख लो अपना। तो पार्लियामेंट के पास, ओके, आंसर इज पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में भी दो चीजें रहती है, याद रखो। पार्लियामेंट में भी एक अपर हाउस आता है, एक लोअर हाउस आता है। ठीक है, अपर हाउस और लोअर, हाँ, लोकसभा राज्यसभा के बाद है, तो अपर हाउस के पास रहता है ये स्टेट काउंसिल्स जो बनते पूरे, उन लोगों के स्टेट काउंसिल्स रहते हैं, वो लोग के पास अथॉरिटी रहती पूरी। वो लोग चेंज कर सकते। ठीक है, कौन चेंज कर सकते बोलते? स्टेट काउंसिल्स। याद रखो, अपर हाउस, स्टेट काउंसिल्स, ये चीज ध्यान में रख के चलो अपना। ठीक है, एक अपन 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग घर में जाकर सॉल्व करो इसको। ठीक है, एक चीज ये जहन में रख के सॉल्व करो, आप लोग समझो कि अगर अपन आंसर देख के सॉल्व करें तो ये चीज जहन में ये रख के चलो कि अपन अपने खुद से धोखा कर ले रहे हैं। एग्जाम में कोई ना बताता। अगर कोई सोच रहे हैं कि अरे भाई एक पेन ड्राइव लेके चले जाऊंगा मैं एग्जाम हॉल में, पेन ड्राइव लगाऊंगा आ जाऊंगा, इतना सिक्योर एग्जाम रहता वो लॉ का एग्जाम, इतना सिक्योर एग्जाम रहता। एक महीने में नीट और आपका एमसेट वगैरह उसमें चांस मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन लॉ सेट में चांस नहीं मिलता। पुलिस वाले लेके पुलिस वाले पूरे फिरते रहते राउंड्स पे, फ्लैंक स्क्वाड वगैरह तो दूर की चीज है, फ्लैंक स्क्वाड वगैरह तो बच्चे होंगे वैसे रहते आप लोगों को स्क्वाड पकड़ के लेके जाके मारम तोड़ी भी हो जाती। क्यों बोले तो लॉ के साथ ऊंच नीच नहीं करना, ये चीज जहन में रख लो आप लोग। वहां पर एग्जाम को जा रहे हैं तो एकदम ऐसे एकदम डिसिप्लिन में जाओ, और चिंगम वगैरह मत खाओ। अपने बहुत सारे लोगों को है ना मुंह चबाने की आदत है, चिंगम वगैरह में एकदम डिसिप्लिन में जाओ। शूज वगैरह भी निकाल देते हैं उन लोग, अगर उन्हें शूज वगैरह भी निकाले तो निकाल दीजिए, बहस वगैरह मत करिए। अभी आप लोग फर्स्ट स्टेप में एग्जाम वगैरह लिखने जा रहे हैं, मालूम आप लोगों को आगे चल के बहस ही करना है, लेकिन अभी वहां पर मत करो। अभी अल्लाह रे बोल के अभी फर्स्ट स्टेप है अपना, ये चीज जहन में रख के चलो। खासकर बच्चियां, आप ना जैसा बोले उन लोग वैसा अपन बेंड हो जाओ, समझ रहे हैं? एक महीने में ये दिमाग में रख के चलो कि आज मैं 12.5 लाख रुपए सेव कर लेके जाऊंगी बाहर। ये चीज सीधा सीधा अगर तुम लोग मैनेजमेंट से जाएंगे अच्छे कॉलेजेस में लेने तो 12 से 12.5 लाख रुपए का खर्चा है सीधा सीधा 5 साल पढ़े तक। ये चीज जहन में रख के ये लेके चलो कि अगर मैं आज डिसिप्लिन फॉलो कर लूंगी सीधा सीधा 12 से 12.5 लाख रुपए 12 से 12.5 लाख रुपए सेव कर लूंगा मैं। ये चीज जहन में रख के चलो भाई। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूँ जो बहस करके नहीं, हम वहां पर है ना, आप लोग है ना पूरे रूल्स रेगुलेशंस पढ़ लो, एक बार प्रोटोकॉल्स पूरे पढ़ लो। डिजिटल वॉच वगैरह अलाउ नहीं है, मत लग जाओ घड़ी वगैरह। पूरा सिस्टम में टाइमर बताता है, एक सेकंड आपके कम हो रहे तो बताता आप लोगों को। टाइम के लिए वॉच वगैरह मत लग जाओ, और है ना कुछ भी है ना क्या बोलते हैं पॉड्स वगैरह कुछ भी मत लग जाओ, आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। तो अभी जितने भी कल जो एग्जाम होगा फिजिक्स और साइंस का, वो अपना सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री अब नहीं होता, तो कल उसका एक एग्जाम रख देता हूँ मैं। यहाँ पर आना है, क्लास में एग्जाम लिखना है। जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन में लिख ले सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन के स्टूडेंट्स मस्ट है यहाँ पर आना, एग्जाम लिखना है। और एग्जाम में ही वो एग्जाम है, जब कभी रिजल्ट भी आ जाता है, आप लोग रिजल्ट आप लोगों के पास रखिए, मुझे भी मत शो करिए। अगर तुम लोग को उसका की गलत आया तो जब सर से उसका प्रॉब्लम पूछ लो, सर को बुला तो कल एक दिन, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री ना होगा, उसके बाद एक दिन अपन बायो का रखेंगे। बायो का भी कुछ बचे हुआ बाकी है, बायो का कंप्लीट हो जाता। 17 से इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा। लीगल एप्टीट्यूड कंटिन्यू में रखेंगे। लीगल एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है 3YDC वालों के लिए, 60% इंपॉर्टेंट है।
5IDC वालों के लिए 40% इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है लीगल एप्टीट्यूड, याद रखो। 3IDC वालों से 60%, 5IDC वालों के लिए 40%, ये जहन में रख के चलो अपने को इसमें कवर करना। और 5IDC वालों को इंडियन एप्टीट्यूड, सॉरी इंडियन पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है 5IDC वालों को। ये तुम लोग को सीधा 30%, आप लोगों को 20%, तो एक भी मिस नहीं करना है अपने को। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी पूरा कंप्लीट आ जाता, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह की पूरी लिस्ट बनती है आप लोगों की। जो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स थे देखिए, वो लोग आप पूरा वो लोग का भी जहन में याद रखना रहता, और अभी प्रेजेंट की कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट वो लोग का भी आप लोगों को याद रखना है। और एक इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। एक मैं जो यूपीएससी अभी रिसेंटली क्लियर करे एक मैडम, वो उनको मैं बात कर रहा हूँ, उनको हायर कर रहा हूँ। अगर उन्होंने आगे तो इंडियन हिस्ट्री अपन उनसे ही लेंगे, क्यों बोले तो यूपीएससी का अभी प्रेजेंट उन्होंने प्रिपरेशन में है यूपीएससी के लिए, तो उनका पढ़ाने में हमारे पढ़ाने में दुनिया आसमान का फर्क रहता इंडियन हिस्ट्री। तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कोशिश में हूँ मैं कि उनका भी कुछ ट्यूशन वगैरह है कहते, मतलब उन्होंने जाते पढ़ते 7 o'clock कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैं 8 से 9 टाइमिंग दियो बोला। अगर उन्होंने आगे तो बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह मैं खुद भी बैठ के उनकी क्लासेस वगैरह अटेंड करूंगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जहन में रखिए। तो एक अपन 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए भी उनको ही बोलेंगे अपन, मैम को बोलेंगे। मेंटल एबिलिटी नसरीन मैडम 4th में ना अपन, वेरी गुड। which articles deals with the formation of new state and alteration of boundaries। देखिए ये तो एक है ना, आप लोग कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 3। ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो नए स्टेट्स बना रहा, नया बाउंड्रीज सेट करते, ये कौन से आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 3, याद रखो। आर्टिकल 2 और 3 मिलके आर्टिकल 4 को पावर देते। आर्टिकल 4 क्या करता, आर्टिकल 4 क्या है, 2 और 3 को पावर देता। 2 और 3 को कैसा रन करना है आर्टिकल 4 समझाता। तो जैसा कि अभी है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट क्या करते, आर्टिकल 2 और 3 से अलग नहीं करते, सीधा आर्टिकल 4 से स्टेट अलग करते। कैसा, आर्टिकल 4 का पावर यूज करके। तो आर्टिकल 4 किसको पावर देगा, 2 एंड 3 को, 2 एंड 3 से पावर लेके काउंसिल ऑफ स्टेट को आर्टिकल 4 पावर देगा, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट जो रहेगा, जो आर्टिकल जो चेंज करेंगे उन लोगों को 2 और 3 को पावर देंगे। आर्टिकल 2 और 3 मिलकर आर्टिकल 4 को पावर देंगे। आर्टिकल 4 काउंसिल पार्लियामेंट को पावर देंगे। ये चीज जहन में रखिए आप लोग। एक महीने में आर्टिकल 1 2 3 4 आज सॉल्व हो गए 5 क्वेश्चन बस, ठीक है। Before changing the boundaries of a state, that proposal must be referred to which authority? क्या होगा, सी, वही होता है, उसको ही बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा, अपर हाउस, 4 नाम है, तो ठीक है। अपर हाउस हो गया, राज्यसभा, लोअर हाउस क्यों आ रहा? अगर ये तीनों में से आया तो पहले इसको सेलेक्ट करना अपन, उसके बाद ये तीनों में से कुछ भी करो, अपर हाउस, राज्यसभा, काउंसिल्स ऑफ स्टेट, ठीक है। और दूसरे स्टेट के काउंसिल्स को मतलब वो नहीं मिलेंगे ज्यादा अथॉरिटी। ये स्टेट्स के मतलब, ये स्टेट्स का जैसा कि अभी यहाँ के कितने मेंबर्स रहते अपने तेलंगाना के, 119 मेंबर्स है, एमपीज बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, 17 एमपीज है, ठीक है। तो एमपीज, ये एमपीज का ज्यादा प्रेफरेंशियल देखते क्या आ रहा, ठीक है। फिर सब पूरे कंट्रीज के एमपीज का चेक करते कौन किसको प्रेफरेंशियल जा रहा, वैसा रहता। और एक बार काउंसिल इलेक्शन जो आता अपना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं रिसेंटली ये साल पूरा बार काउंसिल इलेक्शन देखा, आगे चल के आप लोगों को समझ नहीं आता। बार काउंसिल इलेक्शन में सिर्फ 1 वोट देना नहीं रहता, 5 वोट देना रहता, 5 वोट देना रहता। 5 ही नहीं, ज्यादा 5 तो मिनिमम है 5। अगर आप 25 भी जा रहे हो तो जा सकते, आप 20 भी जाना चाह रहे हो तो जा सकते हैं। जब ये बार काउंसिल के इलेक्शन को आप लोग वोट कब कर सकते हैं, AIBE एग्जाम आता, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम। वो एग्जाम आप क्लियर करे बाद आपके पास एक इनरोलमेंट कार्ड आता, ठीक है। वो इनरोलमेंट कार्ड पे आप क्या कर सकते हैं आप इलेक्शन में वोट दे सकते, खड़ भी सकते, वोट भी दे सकते आप। तो वो टाइम पे आपको मिनिमम आप 5 वोट देना ही देना है। अगर आप 5 वोट से अगर आप कम, अगर 4 वोट भी दे दिए तो वो 4 के 4 वोट आपके काउंट नहीं होते, 5 के 5 वोट देना जरूरी है। तो प्रिफरेंशियल जाना पड़ता। अगर आप फर्स्ट जिसको 1 दिए, 2 3 4 5,
आप ऐसा पूरे 5 दिए, तो जो 1 को जितना ये, अब जब समझो ये जब्बार है, तो अगर आप जब्बार को अगर आप वोट दिए, जब्बार मुश्किल है तुम्हारा आना, ठीक है। अभी जब्बार को दिया, तो जब्बार को फर्स्ट वोट्स लोगों ने कितने दिए प्रिपरेशन में, तो वो चेक करते। सेकंड अपने जुनेद को दे दिए, तो ये हिसाब से जुनेद भाई को पोस्ट मिलती, समझ रहे हैं। अभी ऐसा थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी मिलते ना, वो हिसाब से पोस्ट मिलती, जैसा कि प्रेसिडेंट रहता, जनरल प्रेसिडेंट रहता, वैसा हिसाब से पोस्टा मिलते। तो एक चीज ये समझिए आप लोग, तो जब आप लोग का AIBI का एग्जाम आता, तो अभी ये पूछता कि बार काउंसिल में कितने वोट इंपॉर्टेंट है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम 5 to 20, 25 जो भी आ रहा, लेकिन जहां पर फर्स्ट 5 है उसको आप टिक करना। एक लास्ट 2 इयर्स पहले ये पूछा कि बार काउंसिल इलेक्शन के टाइम पे कितने वोट्स आपको दे सकते आप, तो 5 + 25 ऐसा दे रहा, समझो मिनिमम मैक्सिमम। तो ऐसा कर लेते जान, जहां पर 5 है उसको टिक कर दो। नहीं भाई, अभी आप 5 को कर दो, फर्स्ट 5 सेकंड जो भी आपका, ऐसा कर लेना अपन। तो ठीक है, ऐसे आप लोग आइए आर्टिकल्स पूरे कंप्लीट करिए, आर्टिकल 1 to 11 मैं आप लोगों को लास्ट में फिर एक बार एक्सप्लेन करना है कि मतलब आर्टिकल 1 to 51A पूरा एक साथ लिख जाऊंगा मैं, एक बार याद करने के लिए, एक ही दिन में लिख जाना है अपने को, ठीक है। बाकी के अपन जैसा कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी क्लास थी ना अपनी, कौन से 25 तक कंप्लीट करें ना अपन, 21 to 25 करें ना, 21 to 25 इसको कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। 22 to 25 करें, इसमें सोहेल सर भी लेंगे क्लासेस आर्टिकल्स में, इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। अगर सोहेल सर क्लासेस ले तो बहुत अलग क्लासेस होते, ठीक है, दुनिया आसमान का फर्क रहता है मेरी और उनकी क्लास में, तो मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ सोहेल सर को आने देने के लिए। सोहेल सर, मैं अगर मैं वहाँ ऑफिस जाऊंगा तो सोहेल सर यहाँ पर आएंगे, सोहेल सर को कंटिन्यू करने दे रहा हूँ मैं क्लास। तो आप लोग क्या करिए, आर्टिकल 12 से सोहेल सर को लियो, बोलिए क्या बोलते हैं, आर्टिकल 12 to 21 तक लेने लगाइए, ठीक है, 12 to 21 तक लेने लगाइए, अपन इंशाल्लाह वैसा करेंगे, ठीक है। चलिए भाई एंड करिए क्लास। हाँ बोलते, और कल से जो भी लेट आएंगे मैं तो ऐसे सेटअप करूंगा, जो भी लेट आएंगे मैं प्रेस में करेंगे, तो हिसाब से आइए क्लास। आज वो थोड़ी सी मेरे पैसों में थे आपके दोस्तों को लाल 3 दिन के 2 रुपए हो गए, ठीक है भैया।